ये जो मेरा उपन्यास है जहाज पांच पाल वाला, इधर पिता जा चुके मेहमान को अपनी पसंदीदा गाली देकर गुस्सा उतार रहे थे, उधर माँ मेहरी सुशीला के सामने बर्तन पटक पटक चिड़चिड़ करती बड़बड़ किए जा रही थी। अब हम सुनेंगे वंदना राग जी का लिखा सरक फंदा। उसके अंदर की गुस्सैल बिट्टो फिर जीवित होने लगी थी। तब माँ ने उसको ठंडी ठंडी छाछ का गिलास पकड़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा था, क्योंकि ये उन नेताओं की नहीं, हम सबकी अपनी कहानियां हैं। ये है प्रतीक्षा जी का शीशा घर। भीतर एक दुनिया साबुत है, बाहर से कोई भीतर देख रहा है शीशे के पार। बाहर ठंड है, भीतर ताप है। बाहर और भीतर की दुनिया एक दूसरे से घुल मिल जाती हैं। कलकत्ता कॉस्मोपॉलिटन, दिल और दरारें, अलका सरावगी का उपन्यास। तुम्हारा लैपटॉप मैंने देख लिया है कि तुम्हारा दिल कहाँ लगता है। तुम होमो हो तो मुझसे शादी क्यों की? बताया क्यों नहीं अपने माँ बाप को? शुकमाया दांगमा, ये लिंबू संप्रदाय के बारे में की कहानी है और इसकी लेखिका है शोभा लिंबू। लिंबुओं में शादी के समय लड़के वाले लड़की को सोने से पूरा ढक देते हैं। जब मैंने जया जादवानी की ये किताब पढ़ी, इस शहर में एक शहर था, मुझे वो गज़ल याद आ गई। एक दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। अनामिका, दूर देश के परिंदे। ये है दरियागंज वाया बाजार फतेह खां सुजाता का उपन्यास। 1000 दफे तेनू आख दी हाँ कि बाहर न घुमा कर, जरा किसी ने कुछ कह दिया तो फरजाना का रिश्ता भी टूट जाएगा। हम अपना अगला सत्र शुरू कर रहे हैं हिंदी उपन्यास का स्त्रीवर्ष। इस सत्र में सविता भार्गव वक्तव्य देंगी और पाठ करेंगे सुशील गजवानी, विभा रानी, इला जोशी। मैं सबको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। सविता भार्गव एक कवि, उपन्यास और रंगकर्मी हैं। कविताओं और उपन्यास के साथ इनकी शमशेर पर लिखी आलोचनात्मक पुस्तक कवियों के कवि शमशेर भी महत्वपूर्ण है। इनके 3 कविता संग्रह किसका है आसमान, अपने आकाश में और थमी हुई दोपहर में बारिश प्रकाशित हैं। स्त्रीवर्ष के अंतर्गत इनका नया उपन्यास जहाज पांच पाल वाला हाल ही में प्रकाशित हुई है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुशील गजवानी एक बहुआयामी कथाकार हैं। वे लेखक हैं, फिल्म निर्देशक हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने मराठी और हिंदी सिनेमा में 14 फीचर फिल्मों का निर्देशन किया है, जिनकी कहानियां भावनाओं और समाज से जुड़ी हुई है। उनकी नई हिंदी फिल्म आखिरी ट्रेन के साथ साथ उनकी किताबें सनराइज ओवर वैली वेड और रिफ्यूजीज द टाइम ट्रैवलर्स इतिहास, विस्थापन और पहचान जैसे विषयों को संवेदनशीलता से सामने लाती है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। विभा रानी जी एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी लेखिका, अनुवादक, रंगमंच अभिनेत्री और समाज सेवी हैं। वे हिंदी और मैथिली साहित्य में राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती हैं। उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता मैथिली लेखकों की कई पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया है। मिथिला की लोक संस्कृति, महिलाओं और समकालीन विषयों पर उनका लेखन विशेष पहचान रखता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इला जोशी एक फिल्म मेकर, लेखिका और अवार्ड विनिंग वॉइस आर्टिस्ट हैं, जो पिछले 1.5 दशक से कॉर्पोरेट से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक काम कर चुकी हैं। वे अपनी सांस्कृतिक समझ के जरिए ऐसी कहानियां कहने की कोशिश करती हैं जो दुनिया भर की संस्कृतियों को जोड़ने का काम करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मंच आपके हवाले। नमस्कार। किताब उत्सव में आप सभी का स्वागत है और राजकमल प्रकाशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज ने कहा है कि पहले मुझे नहीं मालूम था कि उपन्यास के कुछ अंश का पाठ करना है। मुझे वक्तव्य देना था, लेकिन उन्होंने कहा है कि वक्तव्य आधा 1 मिनट का, और तो मैं 1 पेज इसका पढ़ूंगी और अपनी जो बातें कहनी है तो वो मैं संक्षिप्त में बता देती हूँ कि ये जो मेरा उपन्यास है जहाज पांच पाल वाला, इसका कथानक 30-40 साल पहले की उन स्त्रियों से संबंधित है जो पिछड़े
परिवेश से निकलकर नए सरोकारों से जूझने की छटपटाहट से भरी हुई हैं। चूँकि ये संघर्ष करती स्त्रियां हैं तो इनमें एक विचलन भी है और इनके भीतर एक साहस भी है, लेकिन साहस के साथ साथ कहीं भीतर छुपा हुआ एक डर भी है। ये ट्रेजेडी का शिकार होती हैं, लेकिन इनके भीतर एक कॉमेडी का स्पर्श भी है। समाज से लड़ती भिड़ती, समय से लड़ती भिड़ती, लहूलुहान होती हुई ये स्त्रियां मस्तीखोर लड़कियां हैं दरअसल। और मैंने जिन स्त्रियों के चरित्र को गढ़ने की कोशिश की है वो इस कालिदास के शकुंतला नहीं है, बल्कि महाभारत के शाकुंतलोपाख्यान की वो शकुंतला है जो चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत से संघर्ष करती है, उन्हें लताड़ती है और अपनी बात रखती है। और नरेश दुष्यंत से को धिक्कारती हुई, उनको लताड़ती हुई शकुंतला का एक एक वाक्य हम जैसी आधुनिक स्त्रियां, खास करके मेरे जैसी लेखिकाओं की चेतना को झकझोरती है और उन तमाम जो दबाव हैं उनसे मुक्त होने का आह्वान करती है कि जो कुहासे की तरह हमारे अनकॉन्शियस में, हमारी चेतना की परतों में समा गया है। अनकॉन्शियस में, कलेक्टिव अनकॉन्शियस में परत दर परत समाया हुआ है। 21वीं सदी जो है वह हमें अपने पंखों को तौलने का और आजमाने का संकेत कर रही है। एक और इतने सारे संवैधानिक दरवाजे हैं, लेकिन दूसरी ओर वो सनातन व्यवस्था है जिसके छुपे हुए जाल चारों तरफ से हमें जकड़े हुए हैं। हमारी नागरिकता, स्वाधीनता की हमारी स्वाधीनता की पहचान, हमारी स्वतंत्रता की पहचान, पुराने और नए के बीच में हमारी भूमिका और घर, परिवार, रिश्ते, नाते, ये सब इतने सारे सवाल हैं जो हमें ऐसे चौराहे पर जा कर के खड़ा कर देते हैं, एक असमंजस यात्री की तरह खड़ा कर देते हैं कि हम कौन सा रास्ता अख्तियार करें और किस रास्ते को छोड़ें। लेकिन फ़ैसला तो हम ही को लेना है। और ये जो हमारे उपन्यास की जो स्त्रियां हैं वो जहाँ जहाँ वो इन घटनाओं से रूबरू होती हैं तो संघर्ष करती हैं, लेकिन संघर्ष करते हुए वो अपने ही जाल में फंस। दरअसल क्या था कि हम देखते हैं कि हमारी स्त्रियां जो है कि जो घर से बाहर निकल के आई हैं स्त्रियां, या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर एक्टर हैं, राइटर हैं, संगीतज्ञ हैं, कवि हैं, कलाकार हैं, या नौकरी पेशा करती हुई स्त्रियां हैं, तो उनको देख कर के जो गृहिणी स्त्रियां हैं उनको ये लगता है कि ये स्त्रियां तो इतनी पढ़ी लिखी हैं और ये तो हमसे बहुत ज़्यादा सुखी हैं। लेकिन इन्हीं प्लेटफॉर्म पर जो स्त्रियां हैं वे कितनी सुखी हैं, कितनी नहीं हैं। और वो जो अभी सुलभा जी बात कर रही थी कि स्त्री विमर्श की जो बात कर रही थी कि जो बदल कर के स्वरूप जो आया है, मैंने इस उपन्यास में किसी निष्कर्ष को नहीं प्रस्तुत किया है, बल्कि मेरी जो स्मृतियां हैं, मेरी लेखन की यात्रा की जो स्मृतियां हैं, वही मैं अपने अनुभवों को मैंने इसमें साझा किया है। और ये इन प्रश्नों से मैं कहाँ जाकर के सफल हुई इसके बारे में तो कहना मुश्किल है, लेकिन इस लेखन की यात्रा में मैंने अपनी सार्थकता को जो अनुभव किया है वही मेरे लिए बहुत गौरवपूर्ण है। और इसी उपन्यास की एक पन्ना मैं पढ़ती हूँ या दो। सुबह सुबह वर्तिका नौकरी पर जाने तैयार हो रही थी। माँ प्यार से मीठी बोली में बेटी से कह रही थी, कॉलेज में कोई मिलने आएगा। बहुत बड़े कॉलेज में शिक्षक है तुम्हारी तरह। शिक्षक
शिक्षक, अच्छे से तैयार होके जाओ, अंट संट नहीं बोलना, समझी? कॉलेज की कैंटीन में शिक्षक से वर्तिका की मुलाकात हुई। गहरा हरा पैंट, सफ़ेद कमीज़ वर्तिका को ठीक ठाक लगा। वर्तिका बड़े छापे वाली कुर्ती, सफ़ेद चूड़ीदार पजामा में थी। उसको भी वह पसंद आई। वर्तिका ने बिना ढोल बाजे वाली शादी की बात की। ना चाहते हुए भी वर्तिका ने मन को समझाया। घर लौटकर माँ को हामी भर दी। शादी की तारीख तय हो गई, लेकिन होने वाले ससुर ने सिर्फ खाना पूर्ति करने, लड़की देखकर सगाई करने की रस्म करनी चाहिए। वर्तिका के पिता खुश हो गए। उनकी अगवानी को तैयार थे। मेहमान पूरी तैयारी से आ पहुँचे। कोट टाई सूट पहने, सजे धजे, गोल्डन फ्रेम का चश्मा चढ़ाए, हाथ में ब्रीफ केस लिए। तरह तरह के पकवानों से होने वाले ससुर का जोरदार स्वागत हुआ। लड़की को बुलाया जाए, घोषणा हुई। गुलाबी साड़ी में 2 चोटी किए लड़की आई। देखते ही ससुर जी खुश हुए। पिता ने लंबी सांस ली। अब थोड़ी बातचीत हो जाए तो गुरेज क्या। घंटा बजा। परिचय परीक्षा प्रारंभ हुई। नोट: सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड आ। वर्तिका बेटा, एमए में कौन सी डिवीज़न आई है आपकी? पहला प्रश्न। यूनिवर्सिटी टॉप की साहब? साक्षात्कार देती बेटी के पिता ने जुगाड़ में टेका लगाया। मार्कशीट दिखाएं बेटा। बहू पद के लिए नौकरीदाता का हुक्म हुआ। मेरिट टॉप का प्रमाण पत्र दिखाएं। जांचकर्ता ने प्रपत्रों के सील ठप्पे की जांच की। नियुक्ति आदेश पत्र मिलने में कोई चूक ना हो जाए, कोई कागज़ छूट ना जाए, मारे डर के आवेदिका ने पूरी की पूरी फाइल मेहमान के सामने रख दी। नियोक्ता ने नाक पर रखा चश्मा तर्जनी से ऊंचा किया, आंख से निशाना साधा, कागज़ पर अपनी पकड़ मजबूत की, बारीकी से एक एक अक्षर पढ़ा, सील ठप्पे की जांच की। हर कागज़ अनुभवी अधिकारी की निगाहों से तौला जा रहा था, गौर से देखा परखा जा रहा था। एमए में लघु शोध प्रबंध तो लिखा ही होगा आपने बेटा। अधिकारी ने स्वयं के ज्ञान को उजागर करने में कोई गुरेज नहीं की। ज्ञान प्रकाशन आवश्यक कर्म है। थीसिस आई। ज्ञानी अफसर मोटे ग्रंथ के पन्ने बार बार पलट रहे थे। दूसरा घंटा बजा। अचानक कागज़, पत्तर, फाइल, ग्रंथ सब एक और सरका दिए गए। साक्षात्कार का दूसरा चरण। नोट: खंड बा से पहला प्रश्न अनिवार्य है। भोजन में क्या क्या बना लेती हो बेटा? जी, चौके में तो जाना ही नहीं हो पाता, और पढ़ाई ही इतनी। प्रार्थी को नौकरी पसंद ना आई थी। बाबूजी आपके बता रहे थे पाक कला में माहिर हो। खीर पकोड़े तो जो है आपने ही बनाए। अरे ऐसे ही कह दिया होगा। परीक्षार्थी को झूठ बोलना पड़ा। अरविंद की माँ तो प्रतीक्षा कर रही हैं कि बहू के हाथ की रोटी तो बना लेती होगी। नौकरी अभ्यर्थी ने सिर हिला दिया। ना ना ना, उसे जिंदगी की ये शर्त नामंजूर। जा सकती हो वर्तिका अब आप। पहलू बदलते हुए प्रश्नकर्ता ने मुंह फेर लिया। इस बार बेटा नहीं कहा। बेटा कहलाने के लायक बची भी कहाँ थी। सीन पलट गया था। सगाई का सामान समेट कर जा चुके थे मेहमान। चहलकदमी करते हुए पिता चांदी की कुरेदनी से दांतों में फंसे तिनके साफ करते जाते और कहते जाते, बताओ, इसका लड़का भी लेक्चरर, हमारी लड़की भी, मगर देखो बेटी का बाप बहू से रोटी बनवाएगा। इधर पिता जा चुके मेहमान को अपनी पसंदीदा गाली देकर गुस्सा उतार रहे थे। उधर माँ मेहरी सुशीला के सामने बर्तन पटक पटक चिड़चिड़ करती बड़बड़ किए जा रही थी। इन दिनों सुशीला के सामने इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही थी। आज वह कुछ ज़्यादा ही हैरान थी। इतना बढ़िया रिश्ता बेटी ने फिर ठुकरा दिया, और पिता बेटी पर गुस्सा होने के बजाय मानदान को ही कोस रहे। उससे रहा नहीं गया। काहे मास्टर साहब, जा तो बताओ, कैसो दामान चाहिए तुम्हें? जो भी याद है भाई भगा दे तो। हमें ऐसा दामान चाहिए सुशीला जो हमारी लड़की का बेग टांगे टांगे पीछे पीछे चले।
सवाल का जवाब देने पिता ने डाइनिंग टेबल पर रखा वर्तिका का बैग उठाया, दाएं हाथ को कोहिनी से मोड़ा, बैग लटकाया और डाइनिंग रूम में घूम घूम कर परेड कर डाली। पिता ने दूसरे सीन भी कर दिखाए। वे मेहमान की मिमिक्री कर रहे थे कि किस तरह जाते समय मेहमान ने सगाई की सितारों वाली साड़ी अपनी अटैची में ठूसी, किस तरह जाने की जल्दबाजी करते हुए स्टेशन जाने पिता से तांगा बुलवाने की मनुहार कर रहे थे। चले गए मेहमान की हर हरकत की नकल पिता किए जाते थे, हंसते जाते थे। उनकी खन खन हंसी, दर्शकों की ही, बर्तनों की टन टन मिलकर तालबद्ध संगीत बन गया था। मुख्य दर्शक श्रोता सुशीला पेट पकड़े हंसी जा रही थी। पिता की पत्नी हंसती हुई पल्लू से आंखें पोंछ रही थी। आंसू जो उमड़ चले आए थे पति का अभिनय देख आज वर्तिका को पिता बहुत भाए। धन्यवाद। नमस्ते। मैं आपको 3 उपन्यासों के अंश पढ़कर सुनाऊंगी। सबसे पहला उपन्यास है गीतांजलि श्री का लिखा सहसा। जिन्हें गाड़ी पकड़नी थी चले गए, जिन्हें रुकना था वो शाम की सभा में भी आए। अम्मा, आप चाहें तो घर पे रुक जाएं, शंभू की जीजी के साथ। अम्मा से कहा गया तो बोली, काहे हम रुकें? और सोती की जागती कबीर भजन सुनती रही। उड़ जाएगा हंस अकेला, जगदर्शन का मेला। जब मंच पर जाकर तस्वीर के पास खड़े होकर लोग बोलने लगे तो तातू से रहा न गया। एक बार बुआ से आंख मिलाई। नई डोर में दोनों आज ही बंधे थे, तोड़ना थोड़े है। पर बुआ ने स्नेह से देखा तो उठा और दौड़ पड़ने की इच्छा को लगाम देता हुआ अतिरिक्त सतर्क सयानी भी चाल से मंच की तरफ बढ़ा। श्रवण बोल रहा था। पापा वर्कहॉलिक थे, जज थे तब कोर्ट में, रिटायर हुए तो घर में। समय बर्बाद नहीं करना, बेफिजूल बात नहीं करना। फ़ोन पर भी कैसे हैं पूछो तो आधा अधूरा स्वर्ग करेंगे, जिसका सार था कि अटको भटको नहीं, जियो मस्ती से, फालतू बातें बंद, बॉर्डम इंतज़ार करते हैं। जो पल है उसे जीने के बजाय इंतज़ार में गंवा देते हैं और चट से काम की बात पर आ जाते या कॉल ओवर, फ़ोन रख देते। फाइनेंशियल एक्सपर्ट मैं हूँ, पर एक्सपर्ट एडवाइस उनसे लेता हूँ। कहाँ लगा दूँ मैं पूछता, स्टडी वे करते, ब्लाइंडली मैं फॉलो करता। हमने हमेशा उन्हें व्यस्त जाना, उनकी कोई और छवि नहीं बनती। काम के बीच हो हुल्लड़ कर सको कर लो। कोर्ट में हमने नहीं देखा, मगर जब घर में देखो लगे हुए हैं, और कोई काम उनके लिए छोटा ना था। घर चमकाते रहते, जाले निकालते रहते, जंग लगी हो, जले बर्तन हो तो दुकान लगा के बैठ जाते और साफ करके ही उठते। क्लब रेस्टोरेंट नहीं जाना, पर वीकली मार्केट ज़रूर जाना है। और आज खुश हैं कि हरा चना मिल गया, आज की कच्ची हल्दी मिल गई, आज की रतालू मिल गया, नितिन के यहाँ भी भेज दो। रतालू क्या? मैंने पूछा। जिमिकन, उन्होंने कहा। वो क्या? मैंने पूछा। तो चिढ़ाया अंग्रेज़ू दत्त। सबके लिए नाम रखते और सब हंसते। टीचर को फटीचर, झाऊ ताऊ जी को तुम्हारे झाड़ू ताऊ आ गए। एक बार मेरे इम्पॉर्टेंट कलीग्स लंच पर आए, उनके सामने भी मुझे मिस्टर अंग्रेज़ू दत्त। मैं बाद में गुस्साया कि अरे मैं उनका बॉस हूँ, मौका देखकर चिढ़ाओ। उस पर भी हंसे। उनसे यही सीखा, काम करो और हंसो हंसाओ। श्रवण भूले को देखने लगा। इतनी जल्दी उन्हें नहीं जाना था। नो वन विल कॉल मी अंग्रेज़ू दत्त नाउ। वह चुप हो गया। तातू अब तक उसकी बगल में सब्र की मूर्ति बना खड़ा था। गर्दन मचका के उसने बाप के चेहरे को ताड़ा और उनका हाथ थाम लिया और दादा की तरफ देखने लगा। 13 दिन में वो 13 दिन और बड़ा हो गया था। कद और समझ न बदली थी, पर जान गया था कि आज दादा का दिन है। बाप को हाथ पकड़ के दादा की फ़ोटो के पास ले गया और हाथ उठाए कि मुझे गोदी उठाओ। श्रवण ने उठा लिया तो झुक के दादा को चूमा। चुम्मा माथे पर पड़ा, जहाँ टीके पर गुलाब की पंखुड़ियाँ थीं। अपने होठों से रंग पोंछते और पंखुड़ी हटाते उसने श्रवण को वापस माइक की तरफ घुमाया
और ट्विंकल ट्विंकल गाने लगा। श्रवण ने माइक उसके मुंह के पास रख दिया। अप अबव स्काई करके तातू ने हाथ आसमान को उठाया और देखा हाथ पर भी टीका है। दोनों हाथ पोंछने लगा। झाऊ ताऊ ने बारी संभाली। हम ही हैं झाड़ू ताऊ, हम ही आते तो बुलऊ अंदर से चिल्लाते, आ गए झाड़ू ताऊ। हम गांव से बोरियां भर के चावल गेहूं ले आते, गुड़ घी सत्तू अचार जो तुम्हारी ताई रख देती, और हरा चना हरी मटर कद्दू सीधे खेत से लेके रिक्शे से उतरते तो अंदर से भंकारते, आ गए झाड़ू ताऊ गांव से अल्लम गल्लम लेकर। झाड़ू निकालो, तेल चू रहा है, भूसा छिटक रहा है, पूरे घर गांव में छितराएंगे। बहू लजाती थी कि ऐसे ना बोला करे। ना बहू, हम बुरा नहीं मानते, क्यों माने? हम लल्ला को गोदी में खिलाए हैं, लल्ला जस्टिस बन गए, पर हमारे तो लल्ला ही हैं। चाँप के हम दोनों सत्तू सूतते, कड़वा तेल हरा मिर्च लहसुन मिला के बाहर तुम्हारे लॉन में बैठकर। हमारा कूड़ा तो कूड़ा था। जब हम लौटने दिन स्टेशन के लिए निकलते तो हमारी एक न सुनते कि कूड़ा लाए तो अब आप शहर का कूड़ा ले जाएं। उसके बाद हम शहर का कूड़ा गांव में बांटते फिरते। एन तैन कपड़ा लत्ता मिठाइयाँ नमकीन शैम्पू साबुन। झाऊ ताऊ याद करके हंस दिए। क्या क्या याद करें? फिर सभा से बोले, याद ही कर सकते हैं। नहीं हंसे। वही छोड़ गए हैं लल्ला, सब कूड़ा भयो। ए लल्ला, सब कूड़ा भयो। वे माइक पर खड़े रहे, फिर हट गए। ये थी सहसा गीतांजलि श्री का उपन्यास। अब हम सुनेंगे वंदना राग जी का लिखा सरक फंदा। बिट्टो की माँ ने 1957 में मदर इंडिया फिल्म देखकर नरगिस से मिलने का मन बना लिया था। ऐसा होगा कैसे ये वो पगली नहीं जानती थी, लेकिन लाजवंती का मन तो मन था। उसे न कोई विवाह के पहले बांध पाया, ना ही विवाह के बाद। माँ नहीं जानती थी कि बम्बई शहर उसका इलाहाबाद नहीं, ना ही उसका गोरखपुर या दाऊदपुर है। बम्बई का समुद्र अपने नमक की कीमत मांगता है। वह पहले आपको आजमाता है, फिर जब आप नमक की कीमत अदा कर देते हैं तब वो आपको आसमान की ऊंचाइयों तक उछाल देता है, खुश रखने के लिए। लेकिन नमक की कीमत नहीं होनी चाहिए थी, जैसा बिट्टो के पिता के बापू कहते थे, जैसा बापू ने अंग्रेज़ों को कहा था और अपना नमक बनाया था। नमक पर टैक्स क्यों? पिता ने 20 बार ये कहानी सुनाने के बाद बिट्टो को गुजरात ले जाकर नमक बनाने वाला दांडी मार्ग भी दिखलाया था, जिस पर चलकर गांधी ने अपने साथियों के साथ समुद्र से निकालकर अपना नमक बनाया था। इसके बाद पिता उसे और माँ को ले छक कर गुजरात घूमे। बिट्टो के पिता फिर उन्हें पोरबंदर भी ले गए थे। गांधी के जन्मस्थान पर जाकर उनकी आंखें भीग गईं। उस दिन पिता की सार्वजनिक भक्ति पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी बिट्टो को, लेकिन माँ ने पिता का हाथ खट से थाम लिया और हौसला अफजाई की निगाह से पिता को संभाल लिया। घर लौटकर कुछ दिनों बाद बिट्टो ने माँ से शिकायत की, क्या यार तुम लोग अपने ज़माने के नेताओं को लेकर इतने इमोशनल क्यों हो जाते हो? उसके अंदर की गुस्सैल बिट्टो फिर जीवित होने लगी थी। तब माँ ने उसको ठंडी ठंडी छाछ का गिलास पकड़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा था, क्योंकि ये उन नेताओं की नहीं, हम सब की अपनी कहानियाँ हैं। उनको दोबारा छूते हुए हमारे घाव दुखने लगते हैं, रुलाई छूटती है। हमारे ज़माने में अपड़ कुपड़ सबके साथ ऐसा ही था बिट्टो। पूछ अपने पिता से। अकेले गांधी थोड़ी गए थे नमक बनाने, तेरे नाना भी गए थे और लौट कर हमें पूरी कहानी सुनाई थी। दाऊदपुर से अपने स्कूल अहमदपुर लौटने के पहले नाना ने अपने दालान में सभी गांव वालों को बिठाकर अपनी भारी आवाज़ में कहा था,
नमक के बिना जिंदगी की कल्पना की जा सकती है क्या? नहीं ना, ये हमारा हक है। और उस पर हम अंग्रेज को टैक्स क्यों दें? गांधी जी नमक बना रहे हैं हम सबके लिए। ऐसा लग रहा था दालान में किस्म का उफान आ गया हो, दुख और प्रेम का, नमक का। चारों ओर नमकीन सफ़ेदी छा गई है और नमक के पहाड़ खड़े हो रहे हैं। अंग्रेज उसके नीचे दबा जा रहा है। वासुदेव मिश्र की बात सुन कुछ लोग गांधी बाबा कह रोने लगे। लाजवंती और उज्ज्वला भी वासुदेव मिश्र की चौकी पर बराबरी से बैठे हुए थे। दोनों को हवा की तुरशी ने कंपा दिया था, रहस्यमयता ने डरा दिया था। उनके गले से सिसकी और बोली का अधपका मिश्रण की शक्ल में सुनाई दे रहा था। तब नाना चिल्लाए थे, डर कर करेंगी देश सेवा कि दिलेर बनकर? चुप, एकदम चुप। दोनों लड़कियां चुप हो गई थीं। नानी और चाची इशारा करने लगी थी, जाओ अंदर जाओ। लेकिन वासुदेव मिश्र ने फिर गरजती आवाज में आदेश दिया, जाइए ओझा चाचा के साथ और गांव के हर घर में ये खबर पहुंचाइए। गांधी जी ने कहा है चलो दांडी, और जो नहीं जा सकते वे जहां संभव हो वहीं रहें और अपना नमक बनाएं। उज्जी नाना की नज़र बचाकर घर के अंदर भाग गई और लाजवंती ने अपनी ओढ़नी को ठीक से कसा, अपने घाघरे में खोस लिया और चल पड़ी कांग्रेस कार्यकर्ता बनने की पहली यात्रा पर, जो अंतिम भी साबित हुई। जा रे लाजो, लाजो, लाजो। गांधी जी की इस हरकत को ले अंग्रेज गांधी जी से बहुत नाराज हुए थे। कानून तोड़ने की सजा बहुतों को मिली थी, तेरे नाना को भी बिट्टो। मां सम्मान के ताप से चमकती हुई बोली थी। नाना को छिपना पड़ा था। वे सिवान में कई दिन भूमिगत रहे थे। जिन दिनों नाना भूमिगत हो गए थे उन दिनों नानी का काम था अपनी दोनों लड़कियों को तरह तरह के कामों में बझाए रखना। लड़कियों को आस पड़ोस में जाने की इजाज़त नहीं थी। बस घर के अंदर रहो, ओखली में मसाला कूटो, जाता चलाओ, अनाज पीसो, सब्जी काटो, रोटी खूब गोल बेलना सीखो और किताब उठाकर कुछ पढ़ो। नानी बोलती, खबरदार जो बाहर गई तुम दोनों, इनार के पास का भूत चिपक जाएगा। मठिया तर के गाछ वाला भी दिन में बहुत उछल कूद करता है, समझी ना, दिन ही में धर लेता है। गांव के लोगों से भी ज़्यादा बोलना बतियाना नहीं है। पुलिस तुम्हारे बाबूजी को ढूंढ रही है। सीवान से दारोगा आया है, वहीं पाकड़ तले टेंट डालकर डेरा जमाया हुआ है। वासुदेव मिश्र के साथ बलराम यादव, निरंजन जी, शकील चाचा, चंदन ओझा भी गांव से ऐसे गायब हुए थे जैसे गधे के सिर से सींग। एवोल्यूशन की प्रक्रिया, गधे के सिर से सींग, ठी कर हंसती माँ और उसके मुहावरे। यदि दारोगा कभी आते जाते टकरा जाए तो आंख नीची कर सीधे घर आ जाना। बाहर निकलने की मनाही थी, फिर दारोगा कैसे टकराता? लाजवंती बोलती, माँ स्कूल भी नहीं जाएं? नानी कहती, बड़ा ना पढ़ने का शौक है तुमको। हाँ, जब समय ठीक था तब कभी गई क्या स्कूल? बहस मत करो तुम लोग। इन कोठरी का खिड़की भी बंद रहेगा। पढ़ने का इतना ही शौक है तो पढ़ो, बाबूजी लाकर दिए हैं ना किताब कॉपी। लाजवंती बोलती, हवा नहीं मिलेगा तो सांस बंद हो जाएगा। नानी कहती, सांस बंद होने लगे तो गाछी में घूम टहल कर लो बस। कैद में है बुलबुल की तरह दोनों मचल रही थीं। सयाद मुस्कुराए को अंग्रेज की शक्ल में देख रही थीं। जाहो अंग्रेज, जीना दुश्वार कर दिया, कह दोनों नाचने गाने लगी। ये था वंदना राग जी का सरक फंदा। और अब हमारा आज का आखिरी, मतलब मेरा जिन उपन्यासों को मैं पढ़ रही हूँ, ये है प्रतीक्षा जी का शीशा घर। उर्स का मेला सजने लगा था। गांव की गलियों में निकलो तो अजीब सी खुशनुमा फिजा डोलती। हैरत है ना कि अब भी लोग मेले में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, जबकि हम सोचते हैं कि इंटरनेट की दुनिया ऐसी है कि मनोरंजन की नई चमकीली दुनिया आपकी मुट्ठी में है। कितने रील्स, कितने वीडियोस, पूरा सोशल मीडिया जो हर तरह की अच्छी ख़राब चीज़ परोस रहा है, सब आपकी आंखों के सामने घट रहा है,
पूरी दुनिया में क्या हो रहा है आप जान रहे हैं। कोई भी चीज़ छुपी नहीं है। ऐसे माहौल में जहाँ गांव कस्बे के लड़के लड़कियां भी रील्स बना रहे हैं, भले फूहड़ और अश्लील कंटेंट हो, पर उसी दुनिया में देखो, ये पिछली सदियों का मनोरंजन या एंगेजमेंट कह लें, ये उर्स, ये कव्वाली, मेला, दुकानें, खाने पीने का सामान, ये सब दुनिया भी है ना। लोग यहाँ भी आ रहे हैं, जाने किस विश्वास से, जाने कौन सी मन्नत के पूरे हो जाने की ललक। कल चलेंगे हम भी, इकबाल भाई ने ऐलान किया है, सब तैयार रहना, कुछ घंटा भर लगेगा पहुंचने में। तो सुबह सब लैस होकर निकले हैं गाड़ी से। गांव के बाहर है मियाँ जी का आस्ताना, घंटे भर बाद अमराई है, फिर तालाब है और उसके किनारे एक छोर पर मस्जिद और मज़ार। पहले मियाँ जी का रोज़ा और उसके बाद ज़रा हटकर चंदन पीर का मज़ार। गाड़ी अमराई में एक तरफ लगा दी गई है, यहाँ से पैदल। तालाब के छोर पर खूब भीड़ है, उसके आगे दुकानें सजी हैं दोनों तरफ। तालाब तक जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। तालाब के एक छोर से दुकानों की वजह से रास्ता संकरा सा बन गया है और वहाँ छां है। कैसी दुकानें सजी हैं, कपड़े हैं, टोपियाँ हैं, रुमाल हैं, गोटे किनारी वाले दुपट्टे और नायलॉन की साड़ियाँ हैं, बर्तन हैं और खाने वाले ठेले अलग। चुस्की, आइसक्रीम, पकौड़े, चाट, कबाब, पूरियाँ, आलू की सूखी तरकारी, जलेबी, आटे का हलवा, गर्म दूध, खोया और बेसन चावल वाले मशहूर लड्डू। दोनों तरफ दुकानों से सजे रास्ते पर सब धीमे धीमे दोनों तरफ रुकते देखते चलते हैं। ले लो भाईजान, ले लो बीबी, कम में लगा देंगे, ले लो। ये चुस्की खट्टी मीठी ना खाई होगी कभी, ये चपली कबाब ऐसे और कहीं ना मिलेंगे बाबू, ले लो खा लो। के बीच कभी भीख खैरात मांगने वालों का पीछा करते ही जाना। अल्लाह नेमतें देगा, कुछ दे दो, खाना ही खिला दो, भूखे हैं, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह बरकत देगा। हर इस सब शोरगुल से गुजरते, आवाज़, रंग, महक, भीड़ सबसे गुजरते आखिर पहुंचते हैं सफ़ेद सी ड्योढ़ी तक और संकरा रास्ता अचानक खुल जाता है। भीतर का रास्ता नीम अंधेरा है और दोनों तरफ चबूतरे हैं जिन पर बैठकर जूते उतारे जा सकते हैं। मशक और घड़े रखे हैं। हम एक तरफ जूते रखकर भीतर आते हैं। खूब विशाल सिहन, इतने बड़े और पुराने पेड़ और ढेर सारे मज़ार, चूने से सफ़ेद पुते हुए, फर्श भी संगमरमर का है। अगर पेड़ ना होते तो खूब गर्म हो जाते। फिर भी कोई मशक से पानी उड़ेल रहा है फर्श पर। एक तरफ कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं, धमाचौकड़ी मचा रहे हैं। एकदम बीच से ज़रा अलग एक चंदोबा सा बना है, गुंबद है और भीतर एक हुजरा। चारों तरफ बरामदा, खुले दरवाजे से मज़ार दिखती है, मियाँ जी की मज़ार। हरे रंग की मखमल का काम की हुई गोटे वाली चादर। गुल बाहर से देखकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हम भीतर प्रवेश करते हैं। भीड़ है, लोग बारी बारी कभी कभी धक्का मुक्की भी कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं, खासकर बच्चे। एक दीवार पर खाने बने हुए हैं, जाली के नक्काशीदार, जहाँ मन्नत के लाल धागे बंधे हैं। एक चक्कर लगाकर हम गुल के पास आ जाते हैं, वहीं पलथी लगाकर बैठ जाते हैं। जाने कौन सा पेड़ है जिसके फल नीचे गिरे हुए हैं, शायद कच्चे हैं। गुल मुँह तक ले जाकर सूंघती है, फिर काटती है और तुरंत मुंह बनाती है, शायद बिल्कुल कच्चा है। मैं पूछता हूँ, कवाली कब होती है? कोई खादिम वहाँ से गुजरता कहता है, शाम को। इस भीड़ और शोरोगुल के बावजूद हम किसी अपने बुलबुले में हैं। लोबान की खुशबू तिर रही है, पेड़ में पक रहे फलों की सुगंध तिर रही है। नीचे का फर्श छाँ में ठंडा है, ऊपर धूप की किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर हमारे ऊपर गिर रही हैं। किसी ने सोने की छटा बिखेरती हो। हम किसी खुमार में चले गए हैं। मैं, समी, अमृत, इकबाल सर, गुल। सामने कुछ स्त्रियां हंसती गिरती पड़ती खिलखिला रही हैं। कोई बुजुर्ग महिला उन्हें हुड़कती है। हिंदू स्त्रियां हैं, सिंदूर लगा रखा है, साड़ी के पल्ले से आधा सिर ढका हुआ है,
सबसे बढ़िया कपड़े पहनकर आई हैं, बाह भर चूड़ियाँ और होठों पर लाली है। नईम जो हमारे साथ आया है कहता है इस इलाके में हिंदू मुसलमान सब बहुत मानते हैं इस रोज़े को, सबकी मन्नत पूरी होती है। अमृत जानना चाहते हैं कि क्या ये दरगाह भी सूफ़ी चिश्तियों के सिलसिले में है। हाँ ना, इनकी भी कहानी है। पहले जब मियाँ मखदूम इधर आए और बसे तो बहुत लोग इनको नहीं जानते थे। कहते हैं बैठकर सूफ़ी गाते तो समा बंध जाता। फिर अजीबोगरीब करामात होने लगी। लोग आकर बैठते तो मियाँ जी पूछते क्या खाओगे? कोई कहता पेड़ा, कोई बर्फ़ी। उठकर एक तरफ ज़रा आड़ में चले जाते और जाने क्या बुदबुदाते हाथ हवा में भांजते और फिर हथेली में भरकर पेड़ा बर्फ़ी पेश करते। शुरू में लोग शक करते, फिर धीरे धीरे विश्वास जमने लगा। कोई बीमार बच्चे को लाया तो मियाँ जी ने उसके सिर पर हाथ रखा, जाने क्या बुदबुदाए और वो ठीक हो गया। किसी ने मुराद मांगी, मियाँ जी आंखें बंद कर पल भर कहीं खो जाते, फिर आंखें खोलते जैसे नशे में डूबी आंखें हों और कहते जा जा हो जाएगा। या कभी उनकी आंखें सुर्ख हो जाती, ज़रा नाराज़ होने लगते, मुझे दिक्कत में डाल रहे हो, भाग जाओ। अकेले रहते तो जो मिलता खा लेते और खुदा के कसीदे पढ़ते, सूफ़ी गाते। किसी को पता नहीं था कहाँ से आए हैं। फिर इन करामातों से इनकी मान्यता हुई और कुछ शागिर्द बने। पहले आसपास से, फिर कुछ दूर से लोग आने लगे। इनके बाद इनके एक शागिर्द ने सिलसिला संभाला और उन्हें भी मियाँ का दर्जा प्राप्त हुआ। धीरे धीरे ये दरगाह बढ़ती गई, इमारतें बन गई, मस्जिद भी। एक पूरी दुनिया खड़ी हो गई इसके इर्द गिर्द। 400-500 साल से ये सिलसिला चल रहा है। जब तक दुनिया में दुख रहेगा तब तक लोग यहाँ जुटते रहेंगे। हम सब उस तंद्रिल दोपहर में कुछ देर यूं बैठे रहे जैसे इस दुनिया में हमें कोई काम नहीं बचा हो करने के लिए। एक अंतहीन समय था और हम अवश बैठे थे कि उठने और यहाँ से चल निकलने की हमारी ना तो ताकत बची थी और ना ही इच्छा। सूरज ठीक ऊपर से होता हुआ मगरिब की तरफ उतरने लगा था और आखिर में नईम ने कहा था, चौधरी साहब अब निकलना चाहिए। हम सब बड़े बेमन से उठे और धीरे धीरे एक के पीछे एक कतार से बाहर आए थे। बाहर की उतरती धूप अब भी इतनी कड़क थी कि हमारी आंखें चौंधिया गई थीं। हमने दुकानों से घिरे रास्ते को छोड़ दिया था और दूसरी तरफ वाले लंबे रास्ते को बेसाख्ता चुन लिया था। हम इतना अपने भीतर थे कि कोई भी शोर बर्दाश्त न होता। हम अपनी चुप के साथ थे और इसी तरह चुप हम नईम के पीछे पीछे चलते रहे। पेड़ों के बीच, बगीचों से होते, धूल भरी कच्ची गली से। हमारे पैर धूल में सन गए थे, हमारे कपड़े पसीने से तर हो गए थे। फिर बगीचे में बहती ठंडी हवा ने उन्हें सुखा दिया। दूर से तालाब का पानी किसी सुनहरी रेख सा दिख रहा था। इकबाल कुरैशी बुदबुदाए थे, आखिर यही है मेरी मिट्टी। पीछे से कव्वाली की आवाज़ बहुत दूर से आती थी, मोहे अपने ही रंग में रंग दे रंगीले। ये कौल बार बार दोहराया जा रहा था और हर बार उसके साथ का आलाप रूह को खींच लिए जा रहा था। हम भले आगे बढ़ते जा रहे थे, हमारी आत्मा कहीं और से बंधी थी और वहीं जा रही थी जहाँ से बुलावा आ रहा था। उन्हीं मज़ारों के बीच चांदनी रात में संगमरमर का फर्श नीम सफ़ेद झलकता था। पत्तों के बीच पूरा चांद अपने शबाब पर था। मियाँ जी देख रहे थे अपने बंदों को और बाकी मज़ार चुप थे। सारे बड़े छोटे दरख्त चुप थे। उनकी पत्तियाँ सरसरा कर संगत में थी और हम एक के पीछे एक चले जा रहे थे, उतरती गहराती शाम में, दूर, बहुत दूर। आखिरकार अमराई आ गई थी। पेड़ों के नीचे खटिया लगी हुई थी, एक तरफ चूल्हा जल रहा था और लकड़ी की आग धधक रही थी। देग पर कुछ पक रहा था जिसकी खुशबू सबोर फैली हुई थी। हमने डाल खटिया पर बैठ गए थे। कोई पानी ले आया था, किसी ने हमारे पैरों पर पानी डाला था, शीतल पानी। धूल बहकर मिट्टी में मिल गई थी। हम अधलेटे आसमान देख रहे थे। ये वो समय था जब दिन और रात मिलते हैं। सूरज डूब चुका होता है लेकिन उसकी लाली अभी भी बाकी होती है। ये वक्त
तिलिस्मी होता है, और उसी जादू में बंधे हम उठकर बैठ गए थे। तश्तरी में तहरी परोसी गई थी और ये खाना अमृत था। इतना स्वादिष्ट खाना हमने पहले नहीं खाया था। उस रात हम बहुत देर से वापस लौटे थे। हम सब चुपचाप अपने कमरों में चले गए थे। नईम ने सारी लाइटें बंद की थीं, इकबाल साहब को चादर ओढ़ाई थी और चुपके से पिछवाड़े की तरफ अपनी कोठरी को निकल गया था। सब बेहोश सो रहे हैं। जवानी की थकन भी दूसरी होती है और बुढ़ापे की तो सिर्फ वही होती है। इकबाल कुरैशी कितना भी थके हों, नींद गायब है। करवटें बदलते, झपकी लगते, फिर उठते, नींद और जाग में उतरा रहे हैं जैसे कोई कुशल तैराक। अचानक लगता है खिड़की की दरारों से कोई रोशनी झलकती है। गाड़ी के इंजन की रेस होने की आवाज़, जैसे अंतिम मील को हड़बड़ा कर तेज़ी से पार किया जा रहा है। कोई आया है, लगता है। सब सोए हैं, नईम भी तो थका सोया होगा। उठते हैं, दरवाज़ा मैं ही खोल दूँ, देख लूँ कौन आया है इस वक्त। बिजली का स्विच जलाते हैं कि बल्ब भग से जलकर बुझ जाता है। कम वक्त बिजली को भी अभी जाना था। मोबाइल का टॉर्च जलाकर बाहर की तरफ जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। कोई नहीं है, न कोई गाड़ी, न वो जिसका इंतज़ार जीवन भर किया। किसके मुंतज़िर रहे उम्र भर और किस भरोसे पर? पूरा जीवन निकल गया। मोबाइल की टॉर्च को उन्होंने सामने की तरफ किया। ड्राइववे सूना था। टॉर्च को पास किया। उनके हाथों पर रोशनी पड़ी। झुर्रियों का जाल दिखा। ठंडी सांस भरी। बहुत पुराने पंजड़े का दर्द खिलकने लगा। पंजड़े का दर्द था या दिल का दर्द? फैंटम लिम्प की तरह अंग का कोई हिस्सा। एक बार फिर तस्दीक के लिए रोशनी बाहर की। दूर दूर तक कोई नहीं था, बस चांदनी रात की रोशनी छिटक पड़ी थी और सब धुंधला नीम अंधेरे में स्पष्ट चुप था। दरख्त, बाउंड्री की दीवार, गेट, घर तक आता रास्ता। लौटे, दरवाज़ा बंद किया, कमरे में आए, बिस्तर पर लेट गए, हाथ छाती पर बांधा। अम्मी याद आईं, जो इस तरह छाती पर हाथ बांधने से नाराज़ हो जाती और हाथ को छाती से हटा देती। कहती, बुरे डरावने ख्वाब आएंगे। आज तो कोई अम्मी नहीं थी जो इन बंधे हाथों को छाती से हटा देती। इकबाल कुरैशी कुछ उदासी से मुस्कुराए और आंखें बंद कर लीं। बहुत सुबह जब सूरज निकला नहीं था लेकिन रोशनी की आभा ज़रा ज़रा सी बिखरने लगी थी, एक टैक्सी आकर रुकी। ड्राइवर ने उतरकर गेट खोला, फिर गाड़ी अंदर आ गई। सामने बरामदे के पास गाड़ी रुकी। एक औरत उतरी। उसने हल्के भूरे मिट्टी के रंग का सलवार कुर्ता पहन रखा था और सिर पर दुपट्टा कुछ ऐसे लपेटा था जिससे सुबह की खुनक भरी हवा से खुद को बचाया जा सके। वो दुबली, लंबी और खूबसूरत थी और अपने पहनावे के बावजूद यहाँ की नहीं लग रही थी। जिस तरह उतर कर चारों तरफ भौचक देख रही थी, उससे तो और भी नहीं। उसकी नज़र ऐसी थी जैसे कोई प्यासा नदी को देख रहा हो। आंखें हर सिमत देखती, फिर आकर हवेली पर टिक जाती। ड्राइवर ने तब तक डिक्की से सामान निकाल दिया था, एक बड़ा सूटकेस और एक बैग। औरत ने पर्स से निकाल कर पैसे बढ़ाए। उसने कहा, मैडम आप दरवाज़ा खुलवाइए पहले, फिर मैं जाऊँ। आप जाइए, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। उसने फिर पैसे बढ़ाए, किराए से कुछ ज़्यादा ही। ड्राइवर असमंजस में कुछ देर ठिठका। मैं कम से कम आपका सामान भी इतर कर देता। शुक्रिया भाई, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं। वो मुस्कुराई थी। उसकी आंखें इस अपनाइयत पर ज़रा नम हुई थीं। मैं अपने ही घर आई हूँ। ये कहते ही उसके चेहरे का तनाव कम पड़ा था। उसमें एक हल्कापन आया था, जैसे भीतर से किसी ने लाइट जला दी हो। टैक्सी लौटी थी, धूल का गुबार उड़ाती हुई। अब अकेले में उसने चारों तरफ मुआयना किया। उसके बदन में कंपन हुआ। अपने एहसास को उसने धीरे से खोला और तसल्ली की एक लहर दौड़ गई। कितने बरस बीते, मानो पूरी सदी। हब्बा यही हैं, सब जिनसे उसने टूटकर मोहब्बत की, सब यही हैं। सिर्फ खुद से मोहब्बत ना की, भुलावे में रखा खुद को, छलती रही खुद को। सबसे बड़ा धोखा अपने आप को दिया। और अब रोना तो बिल्कुल नहीं है।
बहुत रोई, बहुत गलतियाँ की, कोई फ़र्ज़ ना निभाया, बस भागती रहीं खुद से, घर से। अब लौटी हैं ऐसे जैसे कभी गई ही नहीं थी। दरवाज़ा खटखटाने को हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक दरवाज़ा खुला था और किसी ने पुकारा था, लिली? दिलारा बेगम उर्फ लिली बार्टन, तुम घर आ गईं? एक नया नकोर दिन था और एक और दिन जैसे हर दिन नया ताज़ा आता है। मालूम नहीं अपने भीतर क्या संभावनाएं, क्या गम और क्या खुशी समेटे लाता है। गांठ ढीली पड़ती है, पोटली खुल जाती है और सब बदबदा कर बिखर जाता है। भीतर एक दुनिया साबुत है, बाहर से कोई भीतर देख रहा है शीशे के पार। बाहर ठंड है, भीतर ताप है। बाहर और भीतर की दुनिया एक दूसरे से घुल मिल जाती हैं। सब रंग बहकर एक हो जाते हैं। सब दुनिया आखिरकार एक ही होनी थी। इस लंबे अंतहीन से लगने वाले सफ़र का अंत ऐसे ही लिखा था, ऐसे ही। प्रतीक्षा जी का शीशाघर। बिना कुछ बोले कलकत्ता कॉस्मोपॉलिटन, दिल और दरारें, अलका सरावगी का उपन्यास। कलकत्ता पर है। कलकत्ता से मेरा बड़ा पुराना नाता है। मैं भी वहाँ 3 साल थी, तो कलकत्ता मुझे अपने कलेजे के बहुत करीब लगता है। मैं बहुत उसका छोटा सा एक अंश पढ़ूंगी, एक अध्याय का। पैराडाइज में घटियापन। आधी रात बीती न बीती कि बोस उठकर बैठ गया। दीवा ने बस आंखें बंद की ही थीं और नींद में आहिस्ते से उतर रही थी। जागने और सोने के बीच पतले कांच सी नींद होती है जो हल्की सी खनक से टूट जाती है। दीवा ने आंखें खोलकर चौकन्नी आवाज में कहा, क्या हुआ? पानी पीना है क्या? उसके अंदर दबे हुए तमाम डर उसके साथ जाग गए थे। अंधेरा हर डर की काया को हवा में भरकर तिगुना कर देता है। कैंसर ऐसी बीमारी है जो कभी भी लौट सकती है, जैसे दबे पांव कोई दबोचने के लिए बढ़ रहा हो और एकदम पास आकर कंठ पकड़ ले। बोस ने पानी के लिए नहीं करते हुए गर्दन हिलाई, फिर धीमे से बोला, एक बात बोलूं क्या? दीवा के मन के ऊपर से एक पल में जाने कितने तूफान गुजर गए। उसने बोलो ना कहा। उसकी आवाज़ कांप सी गई। कोई छोटी मोटी बात होती तो वह आधी रात को इस तरह उठकर उससे पूछता क्या? क्या जोइता पाल फिर से उसके कमरे में घुसकर उसके बीच लेट गई है? क्या बोस इलाज से ठीक होकर उसके साथ फिर से धोखा कर रहा है? करे, ज़रूर करे। उसका मन अचानक कड़ा हो गया। वो खुद निकाल फेंकेगी अपने जीवन से इस गलीज इंसान को। वो इसके पैसों पर पलने वाली कोई औरत नहीं है जो बार बार धोखा खाकर इसके तलवे चाटती रहे। पैराडाइज बिल्डिंग में 6 तल्ले पर रहने वाली 70 साल पार की हुई जानकी आंटी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। दीवा मालिश करती है तो आंखें बंद करके आंटी किसी किसी दिन बोलना शुरू करती है तो बोलती चली जाती है अपने जीवन के बारे में, उन तमाम सालों के बारे में जो उसने एक बीवी बनकर बिताए। कितनी दाइयों के साथ उसके पति ने संबंध बनाए, कैसे वह उसे हुक्म कर दाई को बुलाता और आंटी को कमरे से लगी कोठरी में बंद कर बाहर से सांकल लगा देता। अगर रोकने की चेष्टा करता तो उसे इस तरह से मारता कि उसकी साड़ी के बाहर खुले हुए शरीर पर कोई नीले निशान न दिखें। उसके लंबे बालों को खींचकर सर के पोर पोर में दर्द भर देता। अभी वह इतना बूढ़ा और बीमार है कि पलंग से उठ नहीं सकता, किंतु टट्टी पेशाब करवाने वाली हर दाई से ऐसे बतियाता है जैसे वही उसकी बीवी हो। जानकी आंटी का खून खौल जाता है। आए दिन वो अपने बेटे बहू से शिकायत कर दाई को बदलवा देती है। दीवा ने एक दिन कह दिया था, कोई छुटकारा नहीं था, कहीं जाने के लिए कोई ठिकाना, माँ बाप या कोई और। आंटी ने आंखें खोली और उसका हाथ हटा दिया। कहाँ जाती? 4 बच्चों को छोड़कर बदनाम होने। मेरे पास थोड़ा सा सोना गहना था, पर उससे कितने दिन जीवन चलता। औरत का कोई रखवाला ना हो तो उसकी बड़ी दुर्गत होती है। दुर्गत किसे कहते हैं आंटी? नहीं,
जानकी आंटी की तरह वो अपने जीवन की दुर्गत नहीं होने देगी। वह बोस से ज़्यादा कमाती है, जाए जहन्नुम में बोस, जैसे उस जोईता के संग। बोस अंधेरे में उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था। बाहर गली में दूर म्यूनिसिपैलिटी का एक धुंधला सा बल्ब जलता बुझता अंधेरे से लड़ता रहता था। कलकत्ता शहर की चौड़ी सड़कों पर उजाला करने वाली बड़ी बत्तियां शहर के बाहरी इलाके की 4 फुट की गली में कहाँ आती? बोलो, दीबा ने कुछ चिढ़ के साथ कहा। बोस जैसे हिम्मत करके बोला, रेहान कभी किसी लड़की से बात नहीं करता। वो ठीक तो है ना? मतलब उसका चेकअप करवाना चाहिए क्या? बोस के शब्द दीबा के कलेजे में धंस गए। एक दर्द की लहर उठी। उसका मन हुआ कि कहे, इस उम्र में तुम्हारी आवारगी देखकर उसका दिल उचाट हो गया होगा, पर वो चुप रही। बोलने से रात खराब होगी। कम से कम इसके सीने में बाप का दिल अब भी धड़क रहा है। रेहान की चिंता कर तो रहा है, पर अचानक दीबा का मन घबरा उठा। क्या सचमुच रेहान नॉर्मल नहीं है? सच में वो अपनी शादी की बात चलने पर कह देता है कि उसे शादी नहीं करनी? किसी लड़की में आज तक उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। दीबा जानती थी कि बिना पक्की नौकरी के वो शादी नहीं करना चाहता, लेकिन क्या कोई और वजह भी हो सकती है कि वो शादी की बात से दूर भागता है? कैसे पता चले? दीबा ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। बोस का मुंह देखे बिना इस तरह की बातें नहीं की जा सकती। वे दोनों जानते थे कि वे दोनों किस शख्स के बारे में सोच रहे थे। पैराडाइज बिल्डिंग में बोस केयर टेकर रह चुका था। उसे मालूम था कि 5 तल्ले में रहने वाला रोहित कुमार सिर्फ देखने में ही किसी लड़की की तरह खूबसूरत नहीं था, वो दिल से लड़की ही था। वो सिर्फ लड़कों के प्रति आकर्षित होता था। उसने किसी काम के बहाने बोस को अपने फ्लैट में बुलाया और अपने लैपटॉप पर लड़के को लड़के के साथ सेक्स करने वाली फिल्म दिखाने लगा। बाप रे, मेरी तो जान सूख गई, कैसे बाहर भागा मैं। बोस ने दीबा को बताया तो उसने बोस का खूब मजाक बनाया था। तुम भी तो उसी की तरह चिकने हो, जरूर तुमने उसे कोई इशारा दिया होगा कि तुम्हें वो अच्छा लगता है, वरना वो तुम्हें क्यों बुलाता। आगे मजाक की जगह दुख और संताप ने घेर ली थी। रोहित कुमार ने माँ बाप के दबाव में आकर एक सुंदर लड़की से शादी कर ली थी। फिर वही हुआ जो होना था। रोज़ उनके फ्लैट से लड़ने झगड़ने रोने पीटने की आवाज़ें आती। जानकी आंटी दीवार सटी होने के कारण एक एक शब्द सुनती। बहू कहती थी रोहित से, सिर्फ हर रविवार को मुझे हाथ लगाते हो, किसी और दिन पास आने पर हाथ झटक कर हटा देते हो, मन मार कर मुझे रविवार को झेलते हो ना। मैं सब जानती हूँ। तुम्हारा लैपटॉप मैंने देख लिया है कि तुम्हारा दिल कहाँ लगता है। तुम होमो हो तो मुझसे शादी क्यों की? बताया क्यों नहीं अपने माँ बाप को? रोहित कुमार खूब रोता है, कहता रहता है, मैं अपने को ठीक कर लूँगा पुनीता, धीरे बोलो। मम्मी पापा जान गए थे। पापा मुझसे नफरत करते हैं, या शायद मुझसे नहीं, मेरे शरीर से। मम्मी सोचती हैं कि मेरा वहम है। बाद में पुनीता घर छोड़कर चली गई थी। रोहित कुमार अब पागलों की तरह रोता चिल्लाता और अपने माँ बाप से खूब लड़ता। आंटी अपनी खिड़की बंद करने लगी थी। कहती कि उस बच्चे का दुख देखकर मेरा कलेजा फटने लगता है। कलकत्ता कॉस्मोपॉलिटन दिल दरारें, अलका सरावगी के उपन्यास का एक अंश। और अब थोड़ा सा इसमें आती हूँ मैं। शुकमाया दांगमा, ये लिंबू संप्रदाय के बारे में की कहानी है और इसकी लेखिका हैं शोभा लिंबू। और इसको पढ़ने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरी तो इच्छा होने लगी कि अगले जन्म वही लिंबू ही कीजो, क्योंकि बड़ा अच्छा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें जो कहानी है वो बर्मा युद्ध के दौरान हुए विस्थापन के बीच एक लिंबू आदिवासी महिला की कथा है, और वो लिंबू आदिवासी हैं शुकमाया। शुकमाया के बारे में लेखिका लिखती हैं, ए फले लुंग देखी फल हंदे आए, चा भजंगा देखी चिंचाउंदे आए, ए थे अंग बेबाग्रए आदमी के हुसलेगा, मतलब 13-14 साल की गोरी चिट्टी सुंदर बालिका शुकमाया लिंबू नेपाल के 5 नंबर ओखलढुंगा से अपनी बहन के साथ
आलू बारी आ रही थी। और जब उसकी शादी होती है, उसके बहुत छोटे छोटे अंश हैं, तो मैं छोटे छोटे अंश ही 3-4 आपको पढ़ के सुनाती हूँ। और ये खास करके उसकी शादी का समय है, और उसको उसकी शादी का देख करके तो मुझे इसीलिए लगा कि मुझे अगले जन्म लिंबू में ही जन्म दीजो। च्याचुंग की धुन में सुपरिचित मुंधुम शैली अभिव्यक्त हो रही थी, में काम नाच और गीत भी गाए जा रहे थे। शुकमाया ढाका मेखली में सजी थी, उसका पूरा शरीर गहनों से लदा हुआ था। लिंबुओं में शादी के समय, सुन लीजिएगा, लिंबुओं में शादी के समय लड़के वाले लड़की को सोने से पूरा ढक देते हैं। काश मैं भी लिंबू में होती। सोना देकर लड़की देने लेने का चलन भी समुदाय में है। और कैसे है वो देखिए कि तागे रानिंग वाफुमा देव ने लिंबुओं के लिए यह नियम पारित किया था कि अगर विवाह करना है तो यह नियम मानना ही होगा। वह यह नियम क्या था कि अगर लड़की का वजन लड़के से कम है तो दोनों का वजन बराबर करने के लिए उसके साथ तराजू में सोना चांदी तोलना होगा। मेरी शादी के समय 40 किलो वजन था, मेरे पति का कुछ तो 55-60 रहा होगा, तो सोचिए 15-20 किलो तोला सोना चांदी हमें मिल जाता। इसलिए अगले जन्म में लिंबू ही कीजो। और अगर लड़के का वजन लड़की से कम है तो उसके साथ विभिन्न तरह के औजार आदि रखकर तोल बराबर करना होता था, तभी विवाह हो सकता था। यह नियम तभी से एक परंपरा के रूप में चला आ रहा है। और जब शादी होने के बाद, इनकी शादी एयरफोर्स के पायलट से हुई थी। दिसंबर का महीना था और ठंड भी काफ़ी थी। सुबह के वक्त बाहर लॉन में महेंद्र अपने परिवार के साथ बैठकर चाय पी रहा था। उसी समय एयरफोर्स के एक स्टाफ ने आकर महेंद्र के हाथ में पत्र दिया। उसे पढ़कर महेंद्र ने बताया कि उसे अब तुरंत ही हेडक्वार्टर के लिए रवाना होना पड़ेगा। बर्मा के युद्ध के सिलसिले में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। यह सुनते ही सभी कुछ क्षण के लिए स्तब्ध हो गए। महेंद्र चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला गया। शुकमाया अंदर कुछ ढूंढ रही थी कि पीछे से महेंद्र ने उसे पकड़कर कहा, सुनो, मुझे अभी ही हेडक्वार्टर के लिए रवाना होना होगा। क्या अभी ही? हाँ, मुझे अभी ही जाने का ऑर्डर आया है। शुकमाया छलछलाती आंखों से महेंद्र को देखती रह गई, कुछ बोल नहीं पाई और अलमारी से कपड़े निकालकर सूटकेस में रखने लगी। आप कब तक वापस लौटेंगे? अभी नहीं बता सकता, पर युद्ध समाप्त होते ही आ जाऊंगा, चिंता मत करो। और 2 साल बाद जब विस्थापन का दौर था, उस समय ये सब लोग, शुकमाया, उनका छोटा सा बेटा और उनका एक सहायक, सब इधर उधर भाग रहे थे। वैसे में शुकमाया ने पूछा, मानवीर, पानी कहाँ मिला? देखो ना, बेटा रोते रोते सो गया है, उठने पर पिला दूंगी। अभी तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, क्या करें? बच्चे को खाने में क्या दें? थोड़ा सा चंबा बचा हुआ है, वही उसे खिला दूंगी। तभी जोर से एक बम फटा। कुछ क्षण के लिए चारों तरफ जबरदस्त चकाचौंध हुई, फिर अंधेरा छा गया। शुकमाया बेहोश होकर गिर पड़ी और चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। काफ़ी देर बाद उसे होश आया, तब उसने देखा कि मानवीर छिटक कर काफ़ी दूर पड़ा हुआ है, पर बेटा कहीं नजर नहीं आया। वह पागल की तरह इधर उधर बेटे की तलाश करने लगी। जब वह कहीं दिखाई नहीं दिया तो जोर जोर से चिल्लाकर बुलाने लगी, बाबू, बाबू, कहाँ हो तुम? एक माँ का कातर रुदन एक पेड़ से टकराकर दूसरे पेड़ तक और दूसरे पेड़ से टकराकर तीसरे पेड़ तक पहुंच रहा था, पर सारे पेड़ मौन खड़े थे। अचानक मानवीर को होश आया तो उसे मालकिन की आवाज़ सुनाई दी। वह किसी पागल की तरह रो चिल्ला रही थी। उसने मालकिन के पास जाकर पूछा, क्या हुआ मालकिन? शुकमाया ने कहा, बाबू कहीं नहीं मिल रहा है, जाओ जाकर देखो कहाँ है मेरा बेटा, मुझे मेरा बेटा लाकर दो। मानवीर ने इधर उधर ढूंढा। अंत में बेटा एक झाड़ी के अंदर शांत पड़ा हुआ मिला। मानवीर ने उसे दोनों हाथों से उठाकर रोती हुई मालकिन के पास लाकर लिटा दिया और सर झुकाकर रोने लगा। क्या हो गया बाबू को? शुकमाया बेटे की यह हालत देख बेचैन हो गई। अपने बेटे को वह देखती ही रह गई। वह न रो पा रही थी, न आंसू बहा पा रही थी, बस चित्त पड़े निष्प्राण बेटे को देख रही थी। मालकिन की यह दशा मानवीर को ठीक नहीं लगी। उसने वहीं बालू खोद कर गड्ढा बनाया और मासूम के शव को कांपते हाथों से उस गड्ढे में रख दिया, फिर उसके ऊपर से मिट्टी डाल दी। और अब समय बीतता जा रहा था
और शुक माया का जीवन प्रवाह भी जाने अनजाने अवरोधों से टकराते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी एक दिन रेडियो में समाचार आया कि बर्मा युद्ध में एयरफोर्स के कई कैप्टनों की प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई है। अभी तक उनका कोई नामो निशान नहीं मिला है, खोजबीन जारी है और उन कैप्टनों में से एक नाम महेंद्र प्रताप का भी था। धन्यवाद। और अब मैं सुशील गजवानी जी को यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ। पहले तो मैं राजकमल प्रकाशन, राजकमल पेपरबैक समूह को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि जब उन्होंने मुझे ये 3 किताबें भेजी, इस शहर में एक शहर था, दूर देश के परिंदे और दरियागंज वाया बाज़ार फ़तेह ख़ान, तो पहले तो किताबों का जो प्रोडक्शन है बहुत ही खूबसूरत है। डिज़ाइन, कवर डिज़ाइंस और जो पेपर इस्तेमाल किया गया है और जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है वो बहुत ही आकर्षक है, कशिश भरा है और आप पढ़ना चाहते हैं। जैसे एक गुड फूड, यू नो, ऑन अ गुड टेबल, मास्टर शेफ़ की तरह जब आप सर्व करते तो यू एन्जॉय दैट फूड, राइट। तो ये राजकमल पेपरबैक्स और समूह का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनको बधाई। एक बहुत ही खूबसूरत 2 लाइन्स हैं जो मैंने ये 3 किताबें जब पढ़ी है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 2 इंग्लिश किताबें लिखी हैं रेफ्यूजीज़ पे, सिंधी रेफ्यूजीज़ पे, सनराइज़ ओवर वली वड़े, और उसके बाद लास्ट ईयर एक और किताब इंग्लिश में रिलीज़ हुई, रेफ्यूजीज़ द टाइम ट्रैवलर्स। और उसी दौरान हमने एक सिंधी फिल्म बनाई। मैंने 13 फिल्में बनाई हैं, मराठी में 11, 2 हिंदी में और एक सिंधी फिल्म 14 फिल्म का नाम है आखिरी ट्रेन द लास्ट ट्रेन। और इस फिल्म की प्रोड्यूसर बरखा कुशलानी इस वक्त हमारे यहाँ ऑडिटोरियम में मौजूद हैं। हमारे दोस्त नंद बिंद्रानी भी यहाँ पे मौजूद हैं और विभा जी जानती हैं, मेरे सब दोस्त जानते हैं। तो ये जो फिल्म है आखिरी ट्रेन द लास्ट ट्रेन अब दुनिया भर में दिखाई जा रही है, यूएस में, और इसको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। और मैं इस फिल्म का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैंने जया जादवानी की ये किताब पढ़ी, इस शहर में एक शहर था, मुझे वो गज़ल याद आ गई। एक दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवार की। तो मुझे तो पहले वो गुनगुनाने लगा, यू नो, गुलाम अली की वो खूबसूरत आवाज़। तो खैर, तो मैंने जब ये किताब पढ़ी तो मैंने बरखा कुशलानी को फ़ोन किया कि यार, हमने जो सिंधी फिल्म बनाई है एक बहुत ही मशहूर सिंधी कथाकार ठाकुर चावला की कहानी पे, शॉर्ट स्टोरी पे थी। लव स्टोरी है, प्लेटोनिक लव स्टोरी, पार्टीशन का बैकग्राउंड है, बहुत ही खूबसूरत है, अलग है। लेकिन जब मैंने जया जी का ये किताब पढ़ा तो मुझे लगा क्या बात है, अच्छा ये किस्से इस तरह इस एंगल से भी होते हैं। ये तो आप पढ़िएगा ये किताब तो आपको पता, मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन मैं इस किताब से शुरुआत करता हूँ। मैंने विभा जी से यही कहा कि पहले मैं इस किताब को पढ़ लेता हूँ, इसका एक अंश पढ़ लेता हूँ। इन किताबों के पढ़ने के बाद वो 3 लाइन्स मैं आपके साथ शेयर करना जो बहुत ही मशहूर हैं। अच्छा साहित्य, अच्छी कहानी पढ़ने के बाद जो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है, प्योर हो जाती है। रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। तो साहित्य आपके मन के दर्पण को निखारता है। इस शहर में एक शहर था। मैं इस किताब के एंड पे आ चुका हूँ जानबूझकर, ताकि आप शुरुआत से इस किताब को पढ़ें। ये जनाब हिंदुस्तान से कराची गए, कराची से शिकारपुर समाओ पहुँच गए और उस घर के सामने खड़े हैं और एक जवान लड़की वहाँ से गुज़रती है। तो उनसे पूछते हैं कि भाई क्या यहाँ पे ये फैमिली रहती है? तो कहती हाँ यहीं पे रहती हैं। तो फिर वो लड़की, अम्मू ये मेहमान है, हिंदुस्तान से आए हैं, उसने ऊपर माँ को देखते हुए कहा। वो स्त्री गौर से मुझे देख रही है। अब मैंने अपना सर पूरा उठाया और सीधा उसकी आंखों में देखा। जो देख सकती होगी देख लेगी, जो नहीं देख पाई तो कोई बात नहीं, मैं इस काबिल ना होऊंगा कि कोई देखे। हम एक दूसरे को देख रहे हैं। सुनो, हम एक दूसरे को ज़्यादा नहीं जानते, पर मोहब्बत में एक दूसरे को जानने की ज़रूरत क्या है? ये तो अक्सर उसी के साथ होता है जो तुमसे बेवास्ता हो। वैसे भी हम तो इसी मोहब्बत में जन्म लेते, इसी में परवान चढ़ते, इसी में फना होते हैं।
ये तो हम में उसी तरह है जैसे हवा में हम। मैंने उसे सिर हिलाकर सलाम किया। एक छोटी सी हंसी से उसने भी सिर हिलाया। यही है वो डिम्पल जिसे देखने चला आया हूँ हिंदुस्तान से। क्या मैं तुझे याद दिलाऊंगा तो तुझे याद आएगा? शायद आ जाए, शायद ना आ जाए। अंकल, लड़की मुझे बहुत दूर से लौटा लाई। उसने घर की तरफ चलने का इशारा किया। मैंने पैकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, माँ से कहना कोई उल्लासनगर से आया है आपसे मिलने। आपका नाम? पैकेट लेते हुए उसने एक नज़र ऊपर हैरान खड़ी माँ पे और दूसरी मुझ पे डाली। नंद, मैंने झिझकते हुए कहा। और फिर मैंने आगे कहा, और तुम्हारी माँ का नाम सिंधु है ना? सिंधु? जी, आप उन्हें जानते होंगे, तभी तो आप उनसे मिलने आए हैं। चलिए ना ऊपर, आइए ना। मैंने एक भरपूर आखिरी नज़र उस बालकनी पे डाली और विदा का कांपता हाथ ऊपर उठा दिया। यकायक मेरी आंखें भर आईं। मुझे अपना जिस्म सुन्न होता महसूस होने लगा। वापसी का पहला कदम उठाते ही मैं लड़खड़ा गया। मैं उससे बहुत कुछ कहना चाहता था। देखो, मेरे कपड़े गीले हैं। मैं प्रेम के समंदर पे तैर के यहाँ पहुँचा हूँ। समय कहीं नहीं जाता, वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाता, अकेला छोड़कर। समय सदैव हमारे भीतर ही रहता है। तुम अब भी वही हो, उसी रूप में, उसी चिर रूप में। 3 दशक गुजर गए, तुम में से एक क्षण भी होकर नहीं गुजरा। यही प्रेम की शाश्वतता है। शाश्वत प्रेम। मैं सिर्फ तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या मैं भी तुम्हारे अंदर इतना ही जीवित हूँ? क्या मैं थोड़ा सा तुम्हें याद हूँ? और ये क्या इतना बड़ा सवाल है जिसका जवाब मांगने इतनी दूर चला आया हूँ? पता नहीं। हम तो तकदीर के गैर बरई धागों की तरह उलझे अपना सफ़र पूरा करते थे, और अब ये कौन सा धागा खींचता हो मुझे तुम तक ले आया, नहीं पता। हम किसी दूसरे को जानना चाहते हैं, या अपने आप को, या उस दूसरे को अपना हृदय खोल के दिखाना चाहते हैं जो अब दूसरा है ही नहीं। मेरे सीने में लफ्ज़ों के ढेर जमा हैं, ढेर। कहने को मुंतज़िर बहुत सारी बातें हैं जो मैं उसे कह देना चाहता था, पर अब उठा हुआ पैर कहीं तो रखना था। मैंने वापसी की राह पे रख दिया। मैं तो बस इतना ही कह सका उसे, इतना ही। ये जो समंदर बिछा है हमारी दो दुनियाओं के बीच, मैं हमेशा इस पे तैर कर आता जाता रहूँगा तुम्हारी एक झलक पाने के लिए, एक झलक। तब तक हम अपने बच्चों को बड़ा करते रहेंगे, उनकी खुशियों में खुश होते रहेंगे। फिर जब बहुत साल गुजर जाएंगे और इंशाअल्लाह हमारे पास वक्त होगा कुछ कहने सुनने के लिए, और तब तक ये कपड़े भी धूप में सूख गए होंगे। वो महिला कपड़े सुखा रही थी वहाँ पे। हो सकता है इन्हें बदलने का भी वक्त आ जाए तो हम नए कपड़े पहनकर मिलेंगे, बिल्कुल नए नकोर। सुनो, मैं फिर आऊँगा, मैं बार बार आऊँगा और कहूँगा तुमसे वो जो आज तक कहा न जा सका। मैं तेरे दर तक आ पाया और तुझे देख पाया, यही मेरा नसीब है। अच्छा है तू न पहचाने, अच्छा है तू दुख से दूर रहे, अच्छा है मेरे सवालों का जवाब ना मिले। तभी तो हम आते जाते रहेंगे बार बार, हमेशा इस मोहब्बत की सरगोशी को समझने, इस मोहब्बत की सरगोशी को समझाने। मैं अभी भी उन सवालों का जवाब ढूंढ रहा हूँ जो मैंने उसे कभी नहीं किए। इस शहर में एक शहर था, दया दादवानी। अब नेक्स्ट हम कर लें कि आप अपना कर लें? ओके, आइए प्लीज़। अनामिका, दूर देश के परिंदे, नेक्स्ट किताब।
ये तय किया था कि इसका हम दोनों मिलकर के पाठ करेंगे। तो चैप्टर है रोमा रोला एक दृश्यबंध। थोड़ा सा थमिए और एक नज़र डालिए उन दृश्य बंधों पर जो मैंने विद्या, मीराबेन और रानू मुखर्जी ने इस युग के उन लोगों के इर्द गिर्द बुने जिनकी आत्मा में संगीत था। इन दृश्य बंधों के सहारे वे अपनी कहानी खुद ही सुनाएंगे। फ्रॉयड, सिगमुंड फ्रॉयड की चिट्ठी। ऊंचे उड़ते डैनों की मंद कंपकपाहट इन अक्षरों में है। तिरछे ही उड़े जा रहे हैं सारे परिंदे, एक अनंत सामने है, पर यह मानने को तैयार ही नहीं कि इनको आकाश से कोई लेना देना है, और ये भी कि मन आकाश है। विज्ञान की कोशिश सदा से यही रही है, परिमितियां खींचना या खोजना। परिमितियां खींचना, वो कहता है कि परिमितियों के पार कुछ भी नहीं, और आदमी तो उसके लिए चौखटे में उतरने को बना ही है। जैसे पूरा का पूरा पाताल, नीदरलैंड्स या भारतीय योग की भाषा में कहें तो मूलाधार में कीलित। पश्चिमी मनोविज्ञान का कहना है कि अनन्य विशिष्ट जन ही साथ पाते हैं। वैज्ञानिक, लेखक, कलाकार, वो भी इतनी ही देर जितनी देर इस सृष्टि के या मानव मन के रहस्यों का परावर्तन करने में लीन रहें। फिर वही ढाक के तीन पात। फ्रॉयड की इस मान्यता से मैं कैसे सहमत हो सकता हूँ? मैंने तो बीथोवन को सुना है, रामकृष्ण परमहंस को सुना है, उनको समझा है, जाना है विवेकानंद को, टैगोर को, गांधी को, उनकी कमज़ोरियाँ भी जानी हैं, पर उनसे उनका तुरंत ही उबर आना और भी शिद्दत से जाना है मैंने। शायद फ्रॉयड नहीं जानते मैं उन्हें कितना प्यार करता हूँ, कितना सीखा है मैंने उनसे भी। उनकी दुखती रगों से मैं वाकिफ़ हूँ। पूरब की दुनिया उन्हें कितनी अलग लगेगी। पश्चिम में जो भी एक पूरब है उसको वो ठीक से जाने। मेरा ये यत्न ऐसा है जैसा कोई बच्चा बाप की शर्ट खींच कर उसको जंगल के सरोवर तक ले जाना चाहे, पर उस तक जाने की उसे फुर्सत ही ना हो। फुर्सत? पर मेरे लिए फ्रॉयड ने हमेशा फुर्सत निकाली है। कैसे भूलूं कि 40 पन्नों की मेरी चिट्ठी एक युवा संधानकर्ता की फ्रेंच में लिखी चिट्ठी का छोटा सा जवाब उन्होंने साल भर बाद ही दिया। पर दिया जब जवाब का इंतज़ार भी ख़त्म हो चुका था। पर यही उतना पढ़ने या इतना लिखने के लिए उन्होंने साल लगाकर फ्रेंच सीखी। जो एक अज्ञात पाठक के पत्र पढ़ने के लिए एक नई भाषा सीखे, हजार व्यस्तताओं के बीच वह करुणा का महासागर नहीं तो क्या है। लाख नाखरुस बने वह, पर है तो वह करुणा का सागर ही, जो इतने धीरज से मनोरोगियों के किस्से सुनाता है और उनके जख्मों पर फाहा रख सके। 30वीं बार मैंने ये चिट्ठी पढ़ी है। सच पूछिए तो एक चिट्ठी पढ़ते हुए पिछली चिट्ठियाँ भी बखेर देता हूँ डाइनिंग टेबल पर, कि बातों की चूल मिलाकर उनका मर्म ठीक से उजागर कर सकूँ मन में। प्रिय मित्र, तुमने जो अपनी तन-मन की किताब भेजी, उसका हृदय से आभार। उसकी भीषण सुंदरता, उसकी टेरिबल ब्यूटी का आभास मुझे पहले से है। मुझे लगता है कि जो मीठा सा कटाक्ष तुमने अपने समर्पण में किया है, मैं उसके लायक ही हूँ, क्योंकि पत्र में उस प्रश्न का उत्तर देते हुए जो बेवकूफ़ाना अनुच्छेद मैंने लिखा, उस समय लिलुली को तो पूरी तरह भूल ही चुका था और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सारी सीमाओं, सारे पुलों के पार जाकर मैं तुम्हारा हाथ नरमी से दबाना चाहता हूँ। तुम्हारा फ्रॉयड, सिगमुंड फ्रॉयड। Thanks to the human heart by which we live, thanks to the human by which we live, thanks to its tenderness, its joys and fears. To me, the meanest flower that can give close thoughts that often lie too deep for tears. आभार मानव हृदय का जो जीवन का संबल है, आभार उसकी कोमलता का, खुशियों का, भय का, मुझको तो संकेत गहरा देता है।
नन्हे से नन्हा मुकुल भी, ऐसे विचारों का जो गहरे हैं आंसुओं से भी, जो गहरे हैं आंसुओं से भी। थैंक यू। और ये आखिरी किताब, समय बहुत हो रहा है, मुझे पता है दूसरे सारे सत्र हैं, लेकिन हमें जो कहा गया है हम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी। तो बस अब ये आखिरी हम 2-3 पन्ने हैं, इसे हम पढ़ रहे हैं। ये है दरियागंज वाया बाजार फत्ते खां, सुजाता का उपन्यास। पाकिस्तान नहीं, हमें चाहिए यूनाइटेड इंडिया। दरवाजे की कुंडी बहुत ही धीमे से 3 बार बजी। मास्टर ने दरवाज़ा खोला। अंदर आओ जल्दी। महनूर भीतर दाखिल हुई और नकाब हटाया। उसने आते ही बोलना शुरू किया। अगले हफ्ते लाहौर में पाकिस्तान को लेकर कोई रेजोल्यूशन पास करने वाली है लीग। अब्बा को वहाँ चलने को राजी करने के लिए मौलवी साहब आए हुए थे। ये ज़रूर कुछ खौफनाक प्लान बना रहे हैं। मज़कूर ने कुर्सी से खड़े होते कहा, और ये हम नहीं होने देंगे। पाकिस्तान नहीं हमें चाहिए यूनाइटेड इंडिया। मज़हब के नाम पर किसी अलग देश का तस्वुर हमारा नहीं है। लेकिन आप कर ही क्या सकते हैं? परेशान होते हुए महनूर ने कहा। हम उसकी मुखालफत करेंगे, अखबार में लिखेंगे, पर्चे बांटेंगे, जुलूस में यूनाइटेड इंडिया के नारे लगाएंगे। मुट्ठी भर सियासी लोग सभी मुसलमानों का मुकद्दर नहीं लिख सकते। मज़कूर की आवाज़ जितनी धीमी और दबी हुई थी, उतनी ही मजबूती से उसकी मुट्ठियाँ तनी हुई थीं। खुदा नवाज़ते तुसा लाहौर न चले जाना जी। लीगी आप लोगों की बात नहीं सुनेंगे, न बर्दाश्त करेंगे। महनूर को इन दोनों के जोश और मूर्खता पर पूरा भरोसा था। अनुरोध करती हुई निगाह उसने मास्टर पर डाली। ये तो होना ही था महनूर, अब डरने का वक्त नहीं है। लाहौर तो हम जाएंगे। अगर अभी इसे न रोका गया तो कभी नहीं रोका जा सकेगा। जो भी इनका इरादा हो, वो रेजोल्यूशन तो पास नहीं होने दिया जाएगा, सुंदरलाल ने कहा। तो मैं भी चलूंगी, यहाँ मेरे लिए रखा ही क्या है? महनूर तड़प उठी। ले चलते, लेकिन हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है फ़िलहाल। मुझे पहले आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कुछ लोगों से बात करनी होगी। हो सकता है उधर कुछ सोचा गया हो, लेकिन जब तक तुम्हारे मुताबिक कोई प्लान ना हो, तुम्हें साथ ले जाना ख़तरनाक होगा। मज़कूर ने कहा तो सुंदरलाल ने तुरंत टोकना ज़रूरी समझा। पागल हो क्या मज़कूर? पागल हो? प्लान हो तब भी नहीं ले जाना। यहाँ रहीम मियाँ को पता चला कि हम उनकी बेटी को भगा कर ले गए तो सब पर आफत आ जाएगी। अभी जीशान यहाँ से निकला है, अभी। आसान नहीं है सब। नहीं महनूर, नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया है कि तुम। कब आएगा मास्टर? कोई वक्त आता भी है किसी बेवा की ज़िंदगी में? कोई भी ऐसा वक्त जब वो मौत छोड़कर कुछ और भी चुन सके अपने लिए? किसे पड़ी है मेरी? जिंदा रही या मारी गई, बोझ ही तो हूँ माँ बाप पर। उनके घर में पड़ी पड़ी रोटियां तोड़ने के अलावा क्या दे सकती हूँ उन्हें? बेवा लड़की को घर में रख अफसोस मनाते रहने से तो कहीं कम होगा मेरे मर जाने का सोग मनाना। मज़कूर को लगा इस समय दोनों को कुछ पल अकेला छोड़ देना बेहतर होगा। गला खखार थे, उसने सुंदरलाल से कहा, मैं गली तक देख आता हूँ सब ठीक है कि नहीं, और दरवाज़ा बंद करते हुए सीढ़ियाँ उतर गया। सुंदरलाल ने महनूर को खींचकर खुद से सटा लिया। एक एक हंजू जे गिरदा पे आए तेरी आँखां तो मेरे दिल च घाव कर रहा है। कमली, तेरी ज़िंदगी का कोई मोल है कि नहीं? पूछ मुझसे क्या हाल होता है मेरा जब नकाब हटता है तेरा और नूर ही नूर फैल जाता है मेरी ज़िंदगी में। पूछ मुझसे कि जब तेरे लब लरसते हैं तो मेरी धड़कनें कैसे बेकाबू हो जाती हैं। तेरी नाक का लौंग लश्कार मारता है तो मुझे याद आता है कि कैसे ये मेरे सीने के बालों में उलझता है और फिर गड़ जाता है। ऊपर देख मेरी महनू, ऊपर देख। देर तक सुंदर उसकी आंखों में जाने क्या ढूंढता रहा। शायद वही हिरनी जो निशंक कुलांचे भरती है जंगल में, लेकिन अनजान आहट से डरकर दुबक जाती है और भूल जाती है अपना जिंदा होना। कहाँ हो आप? महनूर ने टोका। जंगल में भटक रहा हूँ एक हिरनी के पीछे। अभी लगता है कोई आहट क्या मेरी सांस भी पहचानती है और कभी मुझी से अजनबी हो जाती है। मुझे ले चलो मास्टर। तुम्हें लगता है
वापस नहीं आएंगे मैं वापस नहीं आना चाहती, लेकिन आप मुझे किसी लायक नहीं समझते। तुम मुझसे ज्यादा काबिल अब हो। बहकाने वाली बात है कि जी सच है, तुम वहाँ क्या करोगी? सब कुछ मैं पर्चे बांट दूंगी खवातीन के बीच, मैं लाहौर के किसी लड़कियों के स्कूल में पढ़ा लूंगी। उसे अचानक लगा वो न जाने क्या क्या कर सकती है, उसे सब बता देना चाहिए। मैं झंडे सिल दूंगी, मैं नारे की तख्तियाँ लिख दूंगी। सुंदरलाल उसे सिर्फ देख रहा था कि यह तड़प क्या है, किस कदर है, इसकी हद क्या है। मैं फिरंगी की गोली खा लूंगी, कुर्बान हो जाऊंगी इस देश के लिए। औरत के लिए बनाई गई बंद छोटी सी दुनिया में घुट घुट कर मर जाने के लिए मुझे मजबूर ना करो मास्टर। खुदा के लिए रहम मत खाओ, दोस्ती निभाओ। और आंसुओं की धार सुंदरलाल के कुर्ते को भिगोती रही। उसने कसकर महनूर को बाहों में बांध लिया। बहुत तेज बाढ़ थी, सब बहे जा रहा था। गहरी गहरी जमी हुई जड़ें उखड़ रही थी, चट्टानें टूट रही थी, और उस बाढ़ में दोनों कसकर एक दूसरे को पकड़े हुए सब थमने का इंतजार कर रहे थे। सब ठीक हो जाए तो जल्द मैं तुझसे शादी करूंगा महनूर। बिना शादी की क्या कोई साथ के कोई माने नहीं? क्या शादी के साथ मानी नहीं? बेवा हूँ, यह मुझ पर एहसान होगा। वो मुझ पे नेमत होगी। शादी करके आप भी घर की चारदीवारी में कैद नहीं कर देंगे? नहीं। आपको नहीं लगेगा कि मैं शौहर हूँ और बीबी को मेरे आराम का ख्याल रखने के लिए घर में रहना चाहिए? नहीं महनूर। आप दुनिया बदलेंगे, अखबार में लिखेंगे, नारे लगाएंगे, और मैं बूहे पे खड़ी होकर आपकी राह तकूंगी? नहीं महनूर। तो फिर क्या मास्टर? दरवाज़ा खुला और मस्कूर अंदर आ गया। महनूर, तुम्हें निकलना चाहिए, एक पल लगा उसे संभलने में। मास्टर, दरवाजे से निकलते निकलते महनूर ने मुड़ करके देखा कुछ सेकंड के लिए, और आगे उससे कुछ भी कहते ना बना। वह सीढ़ियाँ उतर गई। बन्ने खां की छत्ता हवेली के पीछे सुनसान में पहुंचकर बुर्का उतारा। झाड़ी के पीछे से कुछ आवाज़ हुई। महनूर ने ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। सोचा शायद कोई बिल्ली होगी, और चुन्नी ओढ़कर बाजार के पीछे से घर की गली में मुड़ गई। दरवाजे में घुसते ही अम्मी के मेहंदी से लाल हाथ पीठ पर जोर से आकर पड़े। 1000 दफे तैनू आख दिया कि बाहर न घुमा कर, जरा किसी ने कुछ कह दिया तो फरजाना का रिश्ता भी टूट जाएगा। एक और थौल पड़ा पीठ पर। बेशरम, मना मुराद, रोना भी नहीं फूटता इसका, मेरे ही हाथ टूट जान दे। महनूर अंदर चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।